नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 3, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड कर दिए। फिजिक्स का ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल के देखिए कितना सही होता है नहीं होता है। ठीक है, हर वीडियो में कॉपी निकाल करके मारिए, हरदम दो बार मारिए, 3 बार मारिए, याद हो जाएगा। ओके, अब आपकी मर्जी। कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल कर हर वीडियो मारिए, कितना सही होता है, कितना पढ़े हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, बताइए, या कॉपी में लिखिए आप, कितना सही होता है चेक कीजिएगा। फूलों द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, 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 शुक्रवाहिका। नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संकरण को कहते हैं। नर युग्मन एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। कोई नहीं। निम्नलिखित में से एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है तरबूज है। क्या है? तरबूज है, तरबूज है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इष्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेश्वर, 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 पुंकेश्वर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, बताइए। द्विखंडन होता है अमीबा का। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? मलेरिया, मलेरिया परजीवी। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम में के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां में। मानव मादा में निषेचन होता है। 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 दिव दिव्यवाहिनी, 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 दिव्यवाहिनी। कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन संभव है उपयुक्त सभी द्वारा। कायिक प्रबंधन संभव है, कायिक प्रबंधन संभव है उपयुक्त सभी द्वारा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है। हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे
प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। एकल एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, बताइए। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, ये सभी है। खंडन है, विखंडन है, बीजाणु समासंध है। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। नर एवं स्त्री जननांग दोनों, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, नर एवं स्त्री जननांग दोनों लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। नर एवं स्त्री जननांग दोनों, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है, बताइए। ये सभी दाढ़ी मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, मांसपेशियों में उभार आना। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं, ये सभी। मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? ये सभी, ये सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्र वाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है, 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। वृषण, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। अधिवृषण, अधिवृषण, वृषण, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, अधिवृषण, 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 अधिवृषण। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। मानव जनन जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, बताइए। 18, 18, 18, 18, 18। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, वृषण में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, स्त्री में, स्त्री में, स्त्री में, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर, पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर, 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 पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब एवं एवं अंगूर के कृषि में, अंगूर कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? कायिक विधि, कायिक विधि का, कायिक विधि का, कायिक विधि का।
माँ के रुधिर में पोषण मिलता है भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। स्त्री श्वास का रधोधर्म का समय है 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते कहलाता है। वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं वह कहलाता है जनन। वह कहलाता है जनन। जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें सभी विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। किसमें? मुकुलन में। परागकोश में पाए जाते हैं परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। स्त्री के सर से आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। स्त्री के सर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय कहते हैं। पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। फल नर युग्मज तथा मादा युग्मज के संयोजन से बनता है। युग्मनज। युग्मनज। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। ठीक है। आइए अब शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट पे आते हैं। उल्लैंगिक जनन की क्या मुख्य विशेषता क्या है?
उलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या? उलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? उलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है उलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है। उलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों के संलयन नहीं होता है इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मनज का संलयन नहीं होता है युग्मकों का संलयन नहीं होता है क्योंकि युग्मनों का संलयन नहीं होता है मानव में वृषण के क्या कार्य? मानव के वृषण में मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने की सहायक है। जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक है। वृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं मानव शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन, एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है? एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है? एक प्ररूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायंग। इनमें से 2 बाहरी चक्रों यानी बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग एवं भीतरी 2 चक्रों यानी पुमंग या जायंग को आवश्यकता अंग कहा जाता है। सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। इनमें यही भिन्नता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये लॉन्ग मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, अंडवाहिका है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं। अंडाशय है, यहाँ पे गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। पुष्पी पौधे में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। पुष्पी पौधे में परागकणों के वर्तिकार तक पहुँचने की क्रिया परागकण के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। परागकण वर्तिकांक तक पहुँचने के बाद वर्तिकांक की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित कर पराग नलिका विकसित करता है। यह पराग नलिका वृद्धि कर वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है।
परागनलिका से नर युग्मज निकलकर बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संगलित हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मन विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में तब बीजांड बीजों में विकसित होता है। बीजों में विकसित हो जाता है। देख लीजिए परागणवर्ती अंग पुष्पी पौधे के निषेचन। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।